हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत कोहलर के सिद्धांत का द्वितीय पार्ट, जिसमें उस सिद्धांत की विशेष व्याख्या या विशेष आधार प्रस्तुत किए गए हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में कोहलर के विभिन्न 3 परिस्थितियों में किए गए सुल्तान नामक बनमानुष पर प्रयोगों को हम लोगों ने देख चुके हैं और उस सिद्धांत का अर्थ भी देख चुके हैं। अब हम उसके आगे हम लोग देखते हैं। कोहलर ने बताया था कि वास्तव में जो अधिगम होता है वह समग्र परिस्थितियों में बुद्धि के समझ का परिणाम होता है या बुद्धि के सूझ का परिणाम होता है। इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि जो हमारे अंदर जो बुद्धि से जो हम लोग सीखते हैं वह एकाएक उत्पन्न होता है, धीरे धीरे उत्पन्न नहीं होता। क्या होता है, जो हमें सूझ या जो व्यवहार उत्पन्न होता है किसी चीज़ के प्रति या किसी कार्य के क्रम के अंतर्गत जो हमारी सूझ समझ उत्पन्न होती है वो एकाएक उत्पन्न होती है, और वह जो बुद्धि उत्पन्न होती है वो समग्र परिस्थितियों के आधार पर ही उत्पन्न होती है। यदि आपको भोजन, जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपको भूख लगी है, अब बुद्धि उत्पन्न हो गई कि नहीं भोजन खोजना चाहिए। अब जंगल में कोई फला ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो यानी आप भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भोजन नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका अधिगम नहीं माना जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो अधिगम कैसा। तो उन्होंने एक बात कहा कि समग्र परिस्थितियों में बुद्धि के समझ का ही परिणाम क्या है, बुद्धि में एकाएक समझ उत्पन्न होना ही अधिगम का परिणाम कहलाता। उन्होंने ये बताया था, ये जर्मन के हैं, इन्होंने जो है 1913 से 1917 तक इन्होंने प्रयोग के आधार पर अपने सिद्धांत को बताया था, जिसको 3 स्तरों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तरों में उन्होंने बनमानुष को कठिन परिस्थितियां देते हुए सूझ के आधार पर अधिगम में होने की प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, जो पिछले वीडियो में बताया गया है। अब उन समस्त गतिविधियों से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अधिगम की प्रक्रिया चलती कैसे है, अधिगम क्रम से होता कैसे है, अधिगम कैसे होता है, इसकी बात इन्होंने व्याख्या की है। तो यहाँ पर या तो हम निष्कर्ष कह सकते हैं या तो अधिगम का आधार, इन दोनों दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं कि अधिगम कैसे होता है व्यक्ति को, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो क्रम आप याद रखिएगा, इस क्रम को भंग मत कीजिएगा, और हर किताबों में अपना अलग अलग का क्रम दिया है। पहला क्रम है अधिगम परिस्थिति। इन्होंने ये कहा कि वास्तव में जो अधिगम यानी जो व्यवहार में परिवर्तन होने की जो स्थिति होती है, या तो वह प्राकृतिक रूप से वैसा व्यवहार सीखने को मिलता है, या तो वह मानवीय दृष्टिकोण से वह व्यवहार स्थिति उत्पन्न की जाती है जिसके आधार पर हम लोग व्यवहार सीखते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कंपटीशन का माहौल है तब न पढ़ने देते हैं लोग, तब कंपटीशन देते हैं, तब वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। या कृत्रिम परिस्थिति हो या प्राकृतिक, जैसे कोई आपदा आ गई हो तो उस परिस्थिति में इधर उधर भागना यानी व्यवहार परिवर्तित होना। इन्होंने ये कहा कि वास्तव में जो अधिगम होता है वो अधिगम सिर्फ सूझ का ही परिणाम नहीं होता, परिस्थितियों का भी परिणाम होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अधिगम परिस्थिति पर बहुत ज़्यादा बल दिया। कहा कि अगर अधिगम परिस्थिति है तभी अधिगम हो सकता है, अगर अधिगम की स्थितियां हम हटा दें, वैसा देश काल वातावरण न दें तो अधिगम भी होना मुश्किल है, अधिगम नहीं होगा। यानी अधिगम के लिए सिचुएशन ज़रूरी होती है, वह प्राकृतिक सिचुएशन हो चाहे वह मानव द्वारा निर्मित सिचुएशन हो, स्थिति हो, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखा जाए जो साफ़ सफाई हम लोग सीखते हैं, साफ़ सुथरा रहना, ये कहाँ से हम लोग सीखे? इसके लिए हमको संस्कार दिया गया, वो कृत्रिम परिस्थितियाँ दी गई, यानी मानव ने वो ऐसा दिखाया, बताया, समझाया। ऐसा नहीं कि जो जंगलों में बिना कपड़े के रहते हैं वो मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। या जो कीचड़ों के पास या नाले ओले के पास में रहते हैं वो लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रकृति उनको भी सिखाती है उस परिस्थिति में, समझ रहे हैं ना? तो आप समझ रहे हैं, तो ये समझिए कि उन्होंने कहा या तो अधिगम की परिस्थिति प्राकृतिक होनी चाहिए या तो कृत्रिम होना चाहिए, तब अधिगम होता है, तब व्यवहार में परिवर्तन होता है। फिर दूसरा उन्होंने बात किया प्रारंभिक प्रयास। प्रारंभिक प्रयास का मतलब ये होता है जब कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो कृत्रिम हो, उसमें स्वभावतः जो उसकी योग्यता, क्षमता, बुद्धि है, जो उसके पास शारीरिक कौशल है या जो गुण है, जो उसका शरीर है, उसकी वह स्वाभाविक क्रिया पहले उसके प्रदर्शित करता है। स्वाभाविक क्रिया, जैसे बनमानुष था तो पहले ही बक्सा उठा के थोड़ी ना लिया के रख दिया, उसने पहले उछल कूद मचाया, स्वाभाविक क्रिया प्रदर्शित किया, उछल कूद प्रयास किया, उछल कूद किया, जब नहीं मिला तब वो बक्सा ढूंढता है। समझ रहे हैं ना? पहले वो क्या करता है, उछल कूद मचाता है, फिर उसके बाद वो बक्सा ढूंढता है कि कैसे मिल जाए वो।
तो जो स्वाभाविक अनुक्रिया है, इस स्वाभाविक अनुक्रिया के संदर्भ में इन्होंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत का सपोर्ट किया है। कहा कि नहीं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत समर्थन किया। थॉर्नडाइक यानी प्रयत्न एवं भूल, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत था थॉर्नडाइक का, उसका इन्होंने इसमें अपने सिद्धांत में जो है उपयोग किया है, स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जो प्रयास है, जो उसकी स्वाभाविक प्रयास है, उसको करना होगा, तब अधिगम की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं था कि वनमानुष अगर उछल कूद मचाता ही नहीं तो कहाँ से खोजने जाता बक्सा। यानी प्रारंभिक अनुक्रिया किया ना, प्रारंभिक प्रयास किया ना, जो उसके स्वभावतः नेचरगत प्राप्त है, उसको स्वभाव से ही क्या है, प्राप्त है, यानी स्वाभाविक उसको जो है अनुक्रिया या कार्य करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया कि जब वो स्वाभाविक प्रयास करता है तो तीसरे स्तर में, जब वो स्वाभाविक प्रयास करता है तो तीसरे स्तर में अनुभव स्थानांतरण, जब उसको अपनी आवश्यक चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो वह पूर्व की सीखी हुई चीज़ों का क्या करता है, उसमें व्यवहार में प्रयोग करने लगता है। अनुभव स्थानांतरण, जैसे कि देखा कि केला टंगा है तो यानी पूर्व का ही अनुभव है ना कि केला हम खाते हैं, केला का स्वाद कैसा है, तब न वह उसके लिए प्रयास करता है, पूर्व का अनुभव। उसके बाद जो बॉक्स है, उसको तो वास्तव में वो बक्सा थोड़ी ना समझ रहा था वनमानुष, वो सोच रहा था कोई चीज़ है। जैसे पत्थरों को सब फेंकते हैं इधर उधर उठा के, वैसे ही सोचा ये चीज़ है, अच्छा उठाते हैं, उठ गया तो लिया के रख दिया। तो वह जो है बॉक्स को भी वो बॉक्स न समझ करके कोई वस्तु समझा, अपने जो भी उसके दिमाग में पत्थर आया हो, लकड़ी आया हो कि लकड़ी का गुटका है, कुछ भी समझ में आए, यानी पूर्व का अनुभव फिर स्थानांतरित होता है। पूर्व की सीखी गई चीज़ें या पूर्व की जानी गई चीज़ें, उसको जो है उसके आधार पर फिर वो क्या करता है, व्यवहार करता है, पूर्व का सीखा हुआ चीज़ को फिर प्रयोग करता है। तीसरे से फिर चौथे स्तर में क्या होता है, जब पूर्व का जब वो अनुभव स्थानांतरित करता है, तब क्या होता है, तब उसके दिमाग में एकाएक सूझ उत्पन्न होती है, समझ उत्पन्न होती है। सूझ उत्पन्न होती है, क्या होता है, समझ उत्पन्न होती है, या चिंतन उत्पन्न होता है उस समस्या के हल के रूप में या अपने व्यवहार को आगे बढ़ाने के रूप में। अंतर्दृष्टि तब उत्पन्न होती चौथे स्तर पर। जब अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, वो एकाएक उत्पन्न होती है और जिसके आधार पर फिर क्या करता है, वह व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, यानी अपने आवश्यकता या अपने लक्ष्य को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। यदि वह नहीं प्राप्त कर पाया या प्रयास अंतिम स्थिति में जाकर के असफल रहा तो भी अधिगम नहीं होगा, तब भी उसको अधिगम कोहलर ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो जैसे प्रथम अधिगम की परिस्थिति, दूसरा प्रारंभिक प्रयास, तीसरा अधिगम अनुभव स्थानांतरण, पूर्व का जो सीखा गया है उसका प्रयोग करना, उसके बाद अंतर्दृष्टि, ये चौथे स्तर पर उत्पन्न होती है। जब ये अंतर्दृष्टि चौथे स्तर पर जाकर के अधिगम की प्रक्रिया में चौथे स्तर पर सूझ है, क्योंकि ये जब पूर्ण होगा और पूर्ण रूप में होता है, आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा वह उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में सफल होता है। वह सोच, वह समझ एकाएक उत्पन्न होती है। जब वो उत्पन्न होती है, लक्ष्य प्राप्त हो गया तो या आवश्यकता पूरी हो गई तो समझिए अनुभव अधिगम हो गया, अधिगम हो गया, अनुभव नहीं अधिगम हो गया। तो अंतर्दृष्टि यानी सूझ के आधार पर क्या हुआ, आपको अधिगम हो गया। और यह अधिगम या यह सूझ एकाएक उत्पन्न होती है, यह खंड खंड में उत्पन्न नहीं होती है। कार्यों के अनुसार विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जो सफलता का जो सफलता को उन्होंने पूर्ण रूप में स्वीकार किया है, आधा अधूरा सफलता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए इन्होंने कहा कि जो अंतर्दृष्टि या सूझ उत्पन्न होती है वह एकाएक होती है और उस व्यवहार को पूर्णता प्रदान करती है। ऐसी सूझ और समझ उत्पन्न होती है चौथे स्तर में, जब वह वनमानुष जो है या व्यवहार व्यक्ति पूरा तरह से सीख लेता है। अगर उसका वह धीरे धीरे अभ्यास कर देता है, 1 2 3 प्रयास कर लेता है, तो वह धीरे धीरे उसके प्रति क्या हो जाता है, सामान्य हो जाता है। उसका गलत व्यवहार कम हो जाता है, सही व्यवहार क्या होता है, तेज हो जाता है, सही व्यवहार जल्दी हो जाता है। जैसे सामान्यीकरण का मतलब होता है उस सीखी हुई चीज़ को
चीज़ के प्रति सामान्य हो जाना, शांत हो जाना और उसका दूसरे परिस्थिति में सहजता से प्रयोग कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं, सामान्यीकरण। जब वनमानुष प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति को पार कर लिया, जो तीसरी स्थिति और कठिनता स्तर दी गई, तो वनमानुष ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाता है, झट से वह बुद्धि लगाना शुरू करता है कि उसको मिलने के लिए देखें क्या परिस्थिति, तो झट से ले आता है छड़ी को घुमाते फिराते इधर उधर देखते वक्त उसमें देखता है, जोड़ देता है, फिर जोड़ करके क्या करता है, मार देता है, फिर केला नीचे आ जाता है। यानी परिस्थितियाँ बदलती गईं और कठिन होती गईं, फिर भी वनमानुष सरलता से तीसरे स्तर पर और शांत स्वभाव से ही उसको प्राप्त करने का प्रयास जल्दी ही कर लिया। कहने का मतलब ये है कि वो जो सीखी हुई चीज़ है, धीरे धीरे वह अभ्यास के द्वारा या विभिन्न परिस्थितियों में उसको अगर पाता है तो धीरे धीरे वह सामान्य हो जाता है, साधारण ढंग से ही सीख जाता है। जैसे साइकिल आप शुरू में सीखते हैं तो हड़बड़ाहट में चलाते हैं, तेज़ी से चलाते हैं, लेकिन जब वही अभ्यास होने लगता है तो आप साइकिल एकदम सामान्य ढंग से चलाने लगते हैं। वही सामान्यीकरण है, वही क्या है, सामान्यीकरण, यानी सामान्य हो जाना, ज़्यादा घबराहट न होना। यानी जो निष्कर्ष निकला या हम कहें अधिगम का जो स्वरूप होता है वह पूर्ण रूप से कैसे चलता है। अधिगम की परिस्थिति पहले उत्पन्न होती है, अधिगम की परिस्थिति होती है, फिर उसके अनुसार आदमी प्रारंभिक व्यवहार करे, प्रयास एवं त्रुटि वाला काम करे, फिर उसके बाद क्या होता है, पूर्व के सीखी गई चीज़ों से उसको जोड़े, उसको जोड़ करके सीखे, फिर उसके बाद क्या करता है, उसके प्रति जो कुछ नया है उसके प्रति एक नया दिमाग में सूझ उत्पन्न होती है। फिर जैसे ही वो सूझ उत्पन्न होती है उसका अधिगम हो जाता है, और उस अधिगम को अगर व्यवहार में बार बार प्रयोग करता है या बार बार परिस्थितियों में वैसा व्यवहार पाता है और अभ्यास करता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है, सामान्य हो जाता है। इस प्रकार से अधिगम पूर्ण हो जाता है। इस क्रम को याद रखिएगा, तब आप अधिगम के स्वरूप को बुद्धि के माध्यम से किस प्रकार पूरा होता है, जो कोहलर की व्याख्या है, आप समझ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा की गई व्याख्या आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।